हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। So transport of molecules basically depends on two major factors. First is size of molecule and second is polarity of molecule. तो size कितना बड़ा है मॉलिक्यूल का और पोलरिटी मीन्स वो पोलार मॉलिक्यूल है या फिर नॉन पोलार मॉलिक्यूल है। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्फीपैथिक नेचर की है, उसके अंदर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स इजीली एंटर कर सकते हैं, मीन्स नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पोलार मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल चाहे वो नॉन पोलार हो तो वो इजीली क्रॉस कर पाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, लेकिन स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन्स और सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आयंस क्या करते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिकॉज ऑफ देयर पोलैरिटी। ओके, तो पोलार मॉलिक्यूल को किस तरह से क्रॉस करवाया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स मॉलिक्यूल्स क्रॉस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और वहां पे कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इज एसेंशियल ए केमिकल प्रोसेस whereas movement of species across a transmembrane is a mechanical प्रोसेस। तो सारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक एनर्जी कपलिंग डिवाइस है जिसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जबकि जो मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो क्या होगा, एक मैकेनिकल प्रोसेस होगा। ओके, सो एक्टिव प्रोसेस इज ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये क्या होगा, अप हिल प्रोसेस होगा। मीन्स अप हिल, जैसे हम लोग अप साइड में अगर चढ़ते हैं कहीं पे तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ओके, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिकली टू टाइप से हो सकता है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का डायरेक्टली यूज हो रहा है एटीपी का, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ मॉलिक्यूल एटीपी का यूज करके एक ग्रेडियंट फॉर्म कर रहे हैं और फिर उस ग्रेडियंट का यूज करके मॉलिक्यूल का अदर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और प्राइमरी में एटीपी का डायरेक्टली यूज होगा। ओके, सो टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली यूज ऑफ एटीपी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ए कैरियर प्रोटीन। तो इसमें या तो एटीपी का यूज हो सकता है डायरेक्टली, या फिर किसी अनदर मॉलिक्यूल का यूज हो सकता है एज ए एनर्जी सोर्स लाइक लाइट। ओके, तो बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रोटीन, एक हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक रोडोप्सिन प्रोटीन होती है, वो क्या करती हैं, लाइट का यूज करके मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर करवाती है। ओके, सो एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं एटीपीएजेस। एटीपीएजेस मीन्स ऐसे एंजाइम जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। ओके, एजेस जिसके अंदर लग जाता है उसका मतलब क्या है, ये कोई एंजाइम है और वो एटीपी के पीछे लगा है, एटीपीएजेस, इट मीन्स ये क्या कर रहा है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस। तो काफी सारे टाइप के एटीपीएजेस हैं और इनको पंप भी बोला जाता है। ओके, तो काफी सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि पंप और चैनल में क्या डिफरेंस है। तो पंप मीन्स एटीपी का यूज करेंगे, और चैनल हम लोगों ने देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डायरेक्ट डिफ्यूजन हो रहा था। ओके, तो एटीपीएजेस क्या होते हैं, ये काफी सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक पी टाइप एटीपीएजेस, वी टाइप एटीपीएजेस, एफ टाइप एटीपीएजेस और एबीसी ट्रांसपोर्टर। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे पी टाइप एटीपीएजेस, जिसके अंदर है सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम पंप,
प्रोटॉन पंप एंड प्रोटॉन पोटेशियम पंप। ओके, सो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पी टाइप एटीपीएस का मैकेनिज्म कैसा होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म होगा वो सारे ट्रांसपोर्ट सारे पंप्स के अंदर सिमिलर टाइप का होगा, चाहे वो सोडियम पोटेशियम पंप हो, चाहे कैल्शियम पंप हो, चाहे वो प्रोटॉन पोटेशियम पंप हो। ओके, सो इसके अंदर एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा इस तरह से, ये क्या है ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और इसका एक होगा साइटोसोलिक डोमेन। ओके, तो साइटोसोलिक डोमेन के अंदर फर्दर 3 डोमेन्स और प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ए डोमेन, ये होगा ए डोमेन, ये होगा पी डोमेन और ये होगा एन डोमेन। तो इसका नोमेनक्लेचर किस बेस पे किया गया है? ए डोमेन मीन्स एक्टिवेटेड डोमेन, ये क्या करेगा हाइड्रोलाइसिस करवाएगा एटीपी का और एक्टिवेट करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट को। और अनदर टाइप का जो है वो है पी डोमेन, जो बीच में प्रेजेंट होता है और इस पे फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है इंटरेक्ट करता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जहाँ पे बाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे पी डोमेन, बाइंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट विच रिलीज फ्रॉम एटीपी। तो इस एटीपी से जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा वो कहाँ पे बाइंड होगा पी डोमेन के पास। देन नेक्स्ट है एन डोमेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड डोमेन, बिकॉज यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो रहा है। एटीपी क्या है एक न्यूक्लियोटाइड है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एटीपी जहाँ पे बाइंड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे एन टाइप डोमेन। ओके, तो ये है पी टाइप पंप का बेसिक मैकेनिज्म। अब एक एक करके समझते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप में किस तरह से होगा। इसमें कुछ ना कुछ कन्फर्मेशनल चेंज रहेंगे, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, ये एक्टिवेट होगा और इसमें मॉलिक्यूल्स बाइंड होके क्या करेंगे एक दूसरे साइड में डंप करवा दिए जाएंगे। वो बाहर की साइड भी हो सकते हैं या फिर इनर साइड में भी हो सकते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। और ये क्या है एनिमल यूकैरियोट के अंदर मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% कहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर। बिकॉज सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है -70 मिलीवोल्ट, और उसको जो मेंटेन करके रखने का काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप, क्योंकि आउटर साइड में सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और इनर साइड में सेल के इनर साइड में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको मेंटेन करने का काम करता है सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो ये क्या है एक इसका पंप की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में देखते हैं। ये एक डायमेरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसके अंदर एक अल्फा सब यूनिट प्रेजेंट होगी और एक होगी बीटा सब यूनिट। ओके, तो अल्फा सब यूनिट इसमें करेगी एज ए कैटालाइटिक सब यूनिट की तरह वर्क करेगी और बीटा सब यूनिट इसमें एज ए रेगुलेटरी सब यूनिट की तरह वर्क करेगी। ओके, तो इसकी जो कैटालाइटिक सब यूनिट है उसके अंदर एक की अमाइनो एसिड, एक इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो उस रिएक्शन को कैटालाइज करवाने का काम करता है, उसको बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगा उसकी एक्टिव साइट के अंदर वो कौन सा होगा एस्पार्टिक एसिड। ओके, जो क्या करता है इन आयंस के मूवमेंट में हेल्प करता है। देन जब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा तो 3 सोडियम आयन आउटर साइड में डंप किए जाएंगे और 2 पोटेशियम आयन इनर साइड में लाए जाएंगे। बिकॉज सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा मेंटेन करनी है एज कंपेरिजन टू पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन इनर साइड में ज्यादा होगा और सोडियम आयन आउटर साइड में ज्यादा होगा। ओके, तो कुछ इनिबिटर्स हैं इनके जिनको बोलते हैं प्लांट एंड एनिमल स्टीरॉइड्स लाइक डिजिटॉक्सिन, डिजिटेलिस और ओवाबेन। ये सारे क्या हैं इसके इनिबिटर्स हैं जो इनिबिट करते हैं बीटा सब यूनिट के E2P स्टेट को। तो ये E2P स्टेट क्या है अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी काफी सारी स्टेट होती हैं जिसके अंदर जिसके थ्रू ये क्या करते हैं आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं सोडियम और पोटेशियम का। तो बीटा सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट है, इट मीन्स जो भी इनिबिटर होंगे वो किसको इनिबिट करेंगे रेगुलेटरी सब यूनिट को। तो डिजिटॉक्सिन, डिजिटेलिस क्या है
ये स्टेरॉइड्स हैं, प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इनको कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हार्ट सेल के अंदर सबसे ज्यादा इनिबिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन और हाइपर ब्लड प्रेशर कॉज हो जाता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ये सोडियम और पोटेशियम वहां पे डिपॉजिट होने लग जाएंगे, स्टोर होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन अराइज हो जाएगी। ओके, तो ये सारे इनिबिटर्स हैं बीटा सब यूनिट के। देन इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि किस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर एक्सटीरियर साइड में ज्यादा मेंटेन करनी है, और साइटोसोलिक साइड में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करनी है। ये क्या है, एक ग्रेडियंट है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट है। ये आउटर साइड में ज्यादा है, इनर साइड में बहुत कम है सोडियम का, लेकिन पोटेशियम का क्या है, आउटर साइड में बहुत कम है और इनर साइड में साइटोसोलिक साइड में काफी ज्यादा है। तो इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप किस तरह से वर्क करेगा, तो ये इसकी अल्फा सब यूनिट है, ये बीटा सब यूनिट है, और ये क्या है, इसकी फर्स्ट जो स्टेट होगी उसको बोलते हैं इवन स्टेट, जिसके अंदर ये बिल्कुल इस तरह से रहेगा। ये इसकी एन डोमेन है, ये इसका पी डोमेन है, और ये है ए डोमेन। ओके, तो इस तरह से ये सोडियम है यहाँ पे, और यहाँ पे एटीपी बाइंड रहता है। जब यहाँ पे एटीपी बाइंड रहेगा, एटीपी जैसे ही यहाँ पे बाइंड होगा, क्या होंगे, ये तीनों सोडियम यहाँ पे जाके सोडियम बाइंडिंग साइट में जाके बाइंड हो जाएंगे। ओके, तो सोडियम एटीपी बाइंडिंग होगी सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा, एस्पार्टेट जो एस्पार्टिक एसिड था उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ पे एक्टिव साइट पे कहीं पे एस्पार्टेट प्रेजेंट रहेगा, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, और एस्पार्टेट का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, इस वाली स्टेट को हम लोग बोलेंगे इवन सोडियम। ओके, क्योंकि सोडियम बाइंड हो चुका है, तो इवन सोडियम स्टेट है ये। उसके बाद ये कौन सी स्टेट है, इवन पी सोडियम, क्योंकि फोस्फेट भी यहाँ बाइंड हो चुका है, तो इवन फोस्फेट, इवन फोस्फेट सोडियम स्टेट। ओके, तो ये माइंड में रखना, क्योंकि हमें पता है कौन सी साइड को इनिबिट करते हैं इनिबिटर्स। उसके बाद में आएगा कुछ कन्फर्मेशनल चेंज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सोडियम आयन इधर डंप्ड कर दिए जाएंगे और पोटेशियम आयन यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे पोटेशियम आयन बाइंड होंगे, सोडियम आयन रिलीज करवा दिए जाएंगे। ओके, तो पोटेशियम आयन की बाइंडिंग होती है, 2 पोटेशियम आयन बाइंड हो रहे हैं और 3 पोटेशियम आयन रिलीज हो रहे हैं। ओके, तो इस वाली स्टेट को क्या बोलेंगे, E2 पोटेशियम स्टेट, उसके बाद E2P पोटेशियम स्टेट, देन नेक्स्ट है डीफॉस्फोराइलेशन एंड कन्फर्मेशनल चेंज। तो ये हो गई वापस से E1 पोटेशियम, क्योंकि इसमें डीफॉस्फोराइलेशन हो गया, और फिर वापस से पोटेशियम आयंस रिलीज हो जाएंगे साइटोसोल के अंदर। तो इस तरह से ये सारी स्टेप्स हैं इसकी, और इसमें कौन सी स्टेज को इनिबिट करते हैं इनिबिटर्स, इस वाली स्टेट को इनिबिट करते हैं। ओके, इस तरह से सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है और किसी भी सेल के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करवा के रखता है। देन नेक्स्ट है कैल्शियम पंप। कैल्शियम पंप क्या करेगा, कैल्शियम मेनली स्टोर रहता है, एक स्पेसिफिक टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है मसल सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर रहेगा कैल्शियम, एंड इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी ये पंप प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इसको किस तरह से स्टोर करवा के रखें, उसके लिए ये पंप यूज करते हैं। क्योंकि कैल्शियम का क्या रोल है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जैसे ही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाता है थ्रू लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे एक लिगेंड गेटेड कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही कैल्शियम बाहर रिलीज होगा साइटोसोल के अंदर, वहां पे क्या होगा, कुछ कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे, एक्टिन के ऊपर कुछ प्रोटीन बाइंड रहती है। एक्टिन क्या है, एक साइटोस्केलेटन प्रोटीन है, और उसमें कुछ मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन्स रहती हैं, और जैसे ही वो प्रोटीन्स, जैसे ही कैल्शियम वहां इकट्ठा होगा, कैल्शियम उन प्रोटीन को मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को क्या करेगा, एक्सपोज करेगा, और जैसे ही मायोसिन बाइंड होगा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हेल्प करता है कैल्शियम मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में। ओके,
और कैल्शियम को साइटोप्लाज्म से और साइटोप्लाज्म से रिमूव करने के लिए जो हेल्प करेगा वो करेगा कैल्शियम पंप। ओके, तो ये प्रेजेंट ऑन एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ सार्कोप्लाज्मिक वर्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इसका मतलब क्या है, सार्कोप्लाज्मिक वर्सेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्पेसिफिक टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रेजेंट रहती है मसल सेल के अंदर। तो इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस होगा जैसे सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर हुआ था, लेकिन इसमें एक सब यूनिट ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट प्रेजेंट होती है इस तरह से, और कैल्शियम बाइंडिंग साइट कितनी होती है, 2। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, ये इसका एन डोमेन है, ये पी डोमेनो है और ये है ए डोमेन। जैसे ही सब कैल्शियम बाइंड होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, और एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, E1 कैल्शियम 2 एटीपी, क्योंकि 2 कैल्शियम बाइंड हो रहे हैं। उसके बाद एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होकर फॉस्फेट बाइंड हो जाएगा, मींस ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, E1 P कैल्शियम 2 एडीपी। ओके, इसके बाद एडीपी रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम भी आउटर साइड में रिलीज करवा दिए जाएंगे, और फिर इसकी वापस से ये वाली स्टेट मेंटेन रहेगी। तो इस तरह से कैल्शियम पंप वर्क करता है। देन नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप में बेसिकली प्रेजेंट होता है प्लांट्स और बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ओके, तो प्लांट सेल के अंदर हमें पता है आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके जो बीच का जो स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का, उसको बोलते हैं एपोप्लाज्म। ओके, एपोप्लाज्म। तो उस वाले स्पेस के अंदर क्या करेंगे, प्रोटॉन को डंप करवाया जाएगा ताकि प्लांट सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन रह सके, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -200 मिली वोल्ट तक। ओके, तो ये भी प्लांट के अंदर जो मेजर इलेक्ट्रोजेनिक पंप है वो है ये प्रोटॉन पंप, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करेगा प्लांट्स के अंदर। ओके, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या करवाता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है प्लांट्स के अंदर, और ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोटॉन पंप को रेगुलेट करता है प्लांट्स के अंदर। तो ये एपोप्लास्ट है, ये सेल वॉल समझ लो, और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से एटीपी का यूज करके प्रोटॉन को एपोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है। तो ये है प्रोटॉन पंप। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोटॉन पोटेशियम पंप। ये प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक सेल के अंदर, स्टमक सेल के अंदर, और स्टमक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जिसको बोलते हैं पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला जाता है। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इन सेल का क्या फंक्शन है, ये क्या करवाएगी, जो स्टमक का ल्यूमन है उसमें प्रोटॉन का डंप करवाएगी, और उसके अगेंस्ट क्या होगा, पोटेशियम आयन इधर पेराइटल सेल के अंदर पहुंचेगा। ओके, तो प्रोटॉन जिस तरह से यहाँ पे जाता है, क्योंकि प्रोटॉन की क्या रिक्वायरमेंट है, ये जैसे ही स्टमक के अंदर क्या करवाना है हमें, पीएच को बिल्कुल लो मेंटेन करके रखना है। स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है, और वो किसकी वजह से होता है, लो पीएच की वजह से। ओके, तो लो पीएच को मेंटेन करने के लिए यहाँ प्रोटॉन पंप होता है, और वो किस तरह से मेंटेन रहेगा, इस प्रोटॉन पोटेशियम पंप से। ओके, क्योंकि इस पेराइटल सेल के अंदर जो लगभग पीएच होता है वो होता है 6.6, लेकिन स्टमक के अंदर 0.8 to 1 पीएच होता है। तो कितना डिफरेंस है पीएच का, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये पंप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही ये पोटेशियम आयन पेराइटल सेल के अंदर पहुंचेंगे, वापस से इनको ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाएगा क्लोराइड आयन के साथ में स्टमक के ल्यूमन के अंदर। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल पंप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये सारे पंप्स हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम लोग कल देखेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। आज हम लोग ने डिस्कस किया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ये सारे पंप्स के बारे में। सो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।